जय हिंद दोस्तों। चलिए 10 से 16 अक्टूबर के बीच का नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर जो है वो हम लोग देख लेते हैं। जिनको भी सीजीपीएससी प्री का टेस्ट सीरीज चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से जाकर के विजिट करिए और सीजीपीएससी प्री का जो है वो टेस्ट सीरीज एक्सेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व, देखिए तो अभी हाल ही में ना डीएसटी ने यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने लद्दाख में एक जगह है हानले, वहां पर ना भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। ये जो हानले है ना, लद्दाख में एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके अंदर में स्थित है ये हानले नाम की जो जगह है, ठीक है ना। तो हानले है क्या चीज, ये लद्दाख में ना लगभग समुद्र तल से अगर देखें तो 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ष में के अधिकांश महीनों में ना शुष्क मौसम रहता है, शुष्क मौसम, ठीक। तो इस तरह का जो खगोलीय अवलोकन है ना, उसके लिए एक प्रकार का उपयुक्त स्थल के रूप में हानले को जो है वो जाना जाता है ना। तो क्या बोलते हैं, दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ स्थल होते हैं ना खगोलीय अवलोकन के लिए, ऐसे जो स्थल होते हैं वहां की ना दो जबरदस्त दशाएं होती है। एक होती है बादल रहित आकाश और दूसरा होता है कम वायुमंडलीय जलवायु। इन दो दशाओं के चलते जितने भी प्रकार का ऑप्टिकल हो गया, इंफ्रारेड हो गया, सब मिलीमीटर या मिलीमीटर जो तरंग दैर्ध्य होते हैं ना, उनका जो अवलोकन है बड़े आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है हानले नाम की जो वेधशाला है, जो भी मैंने बताया, यहाँ पर ना कई प्रकार के टेलीस्कोप मौजूद है। जैसे आपका हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, उसके बाद हाई एनर्जी गामा रे टेलीस्कोप, उसके मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोको एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप, ग्रोथ इंडिया, ऐसे का टेलीस्कोप यहाँ पर स्थित है, ठीक। अब थोड़ा सा देख लेते हैं डार्क स्काई रिजर्व क्या चीज होते हैं, ठीक है। तो डार्क स्काई रिजर्व एक प्रकार का ना पद नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये पद नाम ऐसे स्थानों को दिया गया है जहां पर जो लाइट होता है ना, आर्टिफिशियल लाइट, उसका इंटेंसिटी लो से लोवेस्ट हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रभाव लाइट का ना पड़ता हो, हस्तक्षेप ना हो, ऐसी जगह को जो है डार्क स्काई रिजर्व के रूप में जो है संरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ क्या, न्यूनतम कृत्रिम प्रकाश हस्तक्षेप, ऐसे स्थान या ऐसी जगह को जो है डार्क स्काई रिजर्व जो है वो कहा जाता है। तो जो इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन है ना, ये अमेरिका में स्थित है, ठीक है। और अमेरिका की एक गैर लाभकारी संगठन है जो विश्व के अन्य देशों में भी जो है डार्क स्काई स्थान या डार्क स्काई पार्क या डार्क स्काई अभ्यारण्य के रूप में क्या स्थानों को क्या करती, निर्दिष्ट करती, ठीक। अच्छा, डार्क स्काई रिजर्व के निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि खगोलीय विज्ञान के जो प्रयोग है उसको जो है प्रोत्साहन मिल सके। अच्छा, लद्दाख में डार्क स्काई रिजर्व क्यों स्थापित किया गया, उसकी वजह सिर्फ ये है कि इसमें क्या होगा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से यहाँ का जो स्थानीय पर्यटन है और स्थानीय अर्थव्यवस्था है ना, वो उसको जो है वो बढ़ावा मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, एस्ट्रो टूरिज्म को भी क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। अब जैसे मैंने बताया कि हानले तो पहले से ही एक वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है, तो इसी तरह से इसको जो है एक प्रकार के रिजर्व के रूप में भी विकसित करने से जो है लद्दाख के टूरिज्म में क्या होगा, वृद्धि होगी, ठीक है। और ग्रामीणों को भी खगोलीय विज्ञान के अवलोकन के लिए प्रशिक्षण जो है वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अगला देख लेते हैं म्यूचुअल फंड। तो देखिए, उद्योग संगठन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी करके बताया है कि सितंबर 2022 तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट की गई राशि की जो टोटल संपत्ति 39.88 लाख करोड़ रुपीस है, मतलब 39.88 लाख करोड़ रुपए हो गया है, ठीक है ना। तो अगर ऐसे देखें तो सितंबर 2021 में ये 36.73 लाख करोड़ रुपए था, अभी बढ़ गया, ठीक है ना। तो इसके बढ़ने के पीछे वजह बताई जा रही है एसआईपी में जो निवेश है ना, उसके बढ़ने के कारण ये राशि जो है वो बढ़ गई है, 39.88 लाख हो गई। एसआईपी बोले तो नियमित निवेश योजना को कहते हैं हम लोग, है ना। तो ये जो संगठन है ना, ये संगठन से हमको की रिपोर्ट में जो रिपोर्ट उसने जारी की उससे पता चला है कि एसआईपी के खातों की संख्या भी बढ़ करके 5.84 करोड़ हो गए, ठीक। अब देख लेते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड ना एक प्रकार का निवेश है, निवेश, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, निवेशक जो रहते हैं ना कंपनी के शेयरों में या सरकारी प्रतिभूतियों में या गोल्ड आदि में क्या करते हैं, निवेश करते हैं।
निवेश करने के बाद ना सबका जो पैसा है वो एक जगह क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। ठीक, ये पैसा जब जमा हो जाता है, जमा होने के बाद इसको बाजार में पुनः क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। ये जो इन्वेस्टमेंट है या ये जो मैनेजमेंट है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के द्वारा होता है, या विभिन्न प्लानों के माध्यम से जो है वो किया जाता है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये जो फंड का जो मैनेजमेंट है उसको जो एक फंड मैनेजर के द्वारा क्या किया जाएगा, प्रशासित किया जाएगा। इसके लिए जो है निवेशकों से कुछ शुल्क भी जो है वो लिया जाता है। तो म्यूचुअल फंड में जो निवेश है ना व्यक्ति भी कर सकता है और कोई संस्था भी कर सकती है। बस शर्त इतना होना चाहिए कि उस म्यूचुअल फंड का भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से भी मेरा पंजीकृत होना जो है वो आवश्यक है। अगला देख लेते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक, तो वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय है ना, उन्होंने बताया है कि शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह जो बढ़ करके 7.45 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है ना, तो ये वृद्धि जो देखी जा रही है वो 16.3% की वृद्धि जो है इसमें देखी गई है। ठीक, तो प्रत्यक्ष कर को थोड़ा सा समझ लो। कर, प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिसके ऊपर लगाया जाता है ना, उसी को उसको क्या करना पड़ता है, अदा करना पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। मतलब जिसके ऊपर टैक्स लगा गया वो दूसरे के ऊपर टालने में सक्षम नहीं होता, उसी को वो टैक्स क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो इसके कुछ उदाहरण है, जैसे आयकर हो गया, निगम कर, संपत्ति कर, लाभांश वितरण कर, टीडीएस, टीसीएस, ये सब प्रत्यक्ष कर के जो है वो उदाहरण है। ठीक है ना, तो प्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा गुण क्या होता है कि ये न्याय के सिद्धांत का पालन करता है। न्याय के सिद्धांत कहने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार जो है टैक्स का भुगतान करता है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति की जितनी योग्यता होती है, जितनी उसकी आय होती है, उसी आधार पर उसको टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। इसीलिए इसका ढांचा को प्रगतिशील माना गया, यानी कि धनी व्यक्ति से अधिक कर लिया जाएगा और उसकी तुलना में जो जितना कमतर इनकम जिसकी होगी उससे उस अनुपात में टैक्स जो है वो कम भी किया जा सकेगा, कम टैक्स लिया जाएगा उससे। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, देश में उत्पादन में भी वृद्धि होती है और राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना, ठीक, इससे क्या सरकार की आय भी जो है वो बढ़ती है इस प्रकार के टैक्सेस से। ठीक, तो इसमें क्या होता है, देखिए ये एक ना निश्चितता के सिद्धांत का पालन करता है। निश्चितता का सिद्धांत कहने का मतलब व्यक्ति को उसकी आय पता है, उस आय के अनुसार उसको पता है कि कितना टैक्स जो है उसको पे करना है। वैसे गवर्नमेंट को भी पता है कि इस प्रकार के डायरेक्ट टैक्स से कितनी इनकम जो है उसको होने वाली है। इसी को कहा गया निश्चितता का सिद्धांत। पता होता है गवर्नमेंट को भी कि कितना टैक्स कलेक्ट होगा और व्यक्ति को भी कि उसको ये पता होता है कि उसको कितना टैक्स क्या है पटाना है। ठीक है ना, तो इसको लोचपूर्ण जो है वो कह सकते हैं, क्योंकि इन करों के टैक्सेस की दरों में अगर वृद्धि कर दी जाए तो सरकार की आय भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जो समय समय में जो है वृद्धि की भी जाती है। और प्रत्यक्ष कर जो है नागरिकों में जागरूकता की भावना को भी क्या करता है, वो पैदा करता है। इसके अलावा चूंकि जो व्यक्ति टैक्स देता है ना, कर जो दाता होता है, उसकी अभिरुचि इस बात में भी रहती है कि उससे जो टैक्स लिया गया सरकार के द्वारा, सरकार उसको किस प्रकार से क्या कर रही है, व्यय कर रही है। ठीक है, अच्छा, प्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा दोष यह होता है कि इसमें चोरी की संभावना बनी रहती है। जैसा मैंने कहा कि व्यक्ति अपने आय के आधार पर टैक्स देता है, तो कई डेटा इस तरह से बना लिए जाते हैं कि व्यक्ति की आय ये ना दिखाकर व्यक्ति की अपनी आय इतनी दिखाता है और इसी मात्रा में क्या करता है, टैक्स देता है। जिसकी ज्यादा है उसको ज्यादा टैक्स देना है, तो व्यक्ति अपनी ज्यादा टैक्स क्यों देगा, व्यक्ति अपनी आय जो है छुपाने की कोशिश करता है और कम क्या बोलते हैं अपनी इनकम दिखा करके कम टैक्स क्या करता है, वो देने की कोशिश जो है वो करता है। ठीक है ना, अच्छा, प्रत्यक्ष कर की दर जब बहुत ज्यादा ऊंची हो जाती है तो जो है बचत और विनियोग पर ना इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और बचत और विनियोग करने की जो सामान्यता जो टेंडेंसी है वो उसी वर्ग पर आती है जो प्रत्यक्ष कर देने, जो लगातार प्रत्यक्ष कर देता है ना, उसी पर ये बचत और विनियोग का जो है वो प्रभाव जो है वो दिखाई देगा अगर उसकी टैक्सेस जो है वो बढ़ जाएगी। तो भाई सामान्यतः प्रत्यक्ष कर कौन देता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्यादातर जो है वो देते हैं। तो यही वर्ग में ऐसा होता है जो अपनी बचत की टेंडेंसी को बना करके रखता है, लेकिन अगर ये टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ेगा, यही प्रत्यक्ष कर देने वालों पे ही पड़ेगा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर चूंकि संपत्ति पे और आय पर ही लगाए जाते हैं, इसलिए इनका जो आधार जो है वो आधार का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, सीमित जो है वो हो जाता है। तो जैसे आय कर होगा प्रत्यक्ष कर के प्रकारों में, तो आय कर मतलब जितनी आय हुई उसी हिसाब से टैक्स पटाना आय कर कहलाता है आपका। इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी आयकर अधिनियम 1961 में दिया गया है। एक निश्चित सीमा तक आय होने पे लिया जाने वाला कर। निगम कर किसी कॉर्पोरेट कंपनी को जो आय होगी
किसी कॉर्पोरेट कंपनी को जो आय हो रही है, इसमें से जितने खर्चे हैं, खर्चों को हटाने के बाद जो बच जाता है उस पे जो टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, निगम कर। मान लो कंपनी को, किसी कंपनी को 100 रुपए की आय हुई, इसमें से उसका 25 रुपए तो खर्च का निकल गया, तो बचा कितना, उसका 75 रुपए। इस 75 रुपए में जो टैक्स लगेगा किसी कंपनी को, उसको क्या बोलेंगे, निगम कर बोलेंगे। ठीक है, तो ये कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार भारत में कोई भी पंजीकृत सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार की कंपनियों को निगम कर का भुगतान जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, और निगम कर आयकर अधिनियम 1961 के द्वारा प्रावधान ये किया गया कि एक विशिष्ट दर पर ही जो है ये वाला निगम कर का टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। संपत्ति कर, किसी भी प्रकार के अचल संपत्ति को आप जब खरीदते हैं तो अचल संपत्ति का जो स्वामी बनता है ना, उसको ये टैक्स जो है पटाना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, ये लाभ में दिया जाने वाला कर नहीं है। आपके पास अचल संपत्ति आ गई है, उस संपत्ति पे आपको जो टैक्स देना है दैट इज संपत्ति कर, इसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है लाभांश वितरण। मान लो कोई कंपनी है, इसको किसी प्रकार का लाभ हुआ, ठीक, इस लाभ को क्या करना है, इसको अपने कर्मचारियों में या शेयर धारकों में इसको क्या करना है, वितरण करना है। तो ये जो लाभ हुआ इसको अतिरिक्त आय मानी जाती है। ठीक है, तो इस लाभ को वितरण करने से पहले जो टैक्स काटती है कंपनी से गवर्नमेंट, जो टैक्स लेती है उसको बोलते हैं लाभांश वितरण टैक्स। अच्छा, टीडीएस क्या चीज है, स्रोत पर कर कटौती। मान लो किसी व्यक्ति ए को किसी व्यक्ति बी को कोई राशि का भुगतान करना है, तो इस राशि का भुगतान करने से पहले ही कुछ प्रतिशत टैक्स के रूप में ये व्यक्ति, जैसे इसको मान लो 100 रुपए का टोटल भुगतान करना है, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, टीडीएस काट लेगा 5 रुपए और इसको भुगतान करेगा कितना, 95 रुपए। ये जो है 5 रुपए गवर्नमेंट के खाते में सीधे सीधे चले जाएगा, इसको बोलते हैं टीडीएस। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को भुगतान करने समय ही जो टैक्स लगाया जाता है दैट इज टीडीएस। ठीक है, तो इस तरह से होता है। जैसे ये टीसीएस है, जैसे स्रोत पर कर संग्रह लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करता है, विक्रेता द्वारा वस्तु खरीदने वाले से बिक्री राशि पर अतिरिक्त कर के रूप में जो वसूला जाता है दैट इज टीसीएस। ठीक है, अगला देख लेते हैं नोबेल पुरस्कार। 2022 में 3 से 10 अक्टूबर के दौरान 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार की घोषणा जो है वो की गई है। ये आपको बता दो, प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, कब, अक्टूबर माह में, और अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार से इसको शुरू किया जाता है। ठीक है ना, तो ये कैसे दिया जाता है, देखिए, सोमवार को चिकित्सा का दिया जाएगा, फिर मंगलवार को भौतिकी का, बुधवार को रसायन का, गुरुवार को साहित्य का, शुक्रवार को शांति का, फिर शनिवार रविवार छुट्टी रहता है, उसके आने वाले सोमवार को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। एक बात और याद रखिए कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी इसके अलावा बाकी सारे जो नोबेल पुरस्कार हैं वो स्टॉकहोम, स्वीडन में जो है वो प्रदान किए जाते हैं। और नोबेल पुरस्कार विजेताओं का जो चयन है ना, वो 4 संस्थाएं करती है। जैसे द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, ये भौतिकी का, रसायन का और आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों का चयन करेगी। उसके अंदर नोबेल असेंबली एट कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ये चिकित्सा के लिए जो है नोबेल पुरस्कार विजेताओं को चयन करती है। फिर द स्वीडिश एकेडमी, साहित्य के लिए जिनको नोबेल पुरस्कार मिलता है उनका चयन करती है। उसके बाद नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, ये शांति के लिए नोबेल पुरस्कार का चयन करती है। ठीक है, तो देख लेते हैं भैया, ये पुरस्कार जो है हमेशा अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि होती है 10 दिसंबर को, उस समय में प्रदान किया जाता है। तो इसमें स्वर्ण पदक और डिप्लोमा दोनों साथ में प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो इस वर्ष देखिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है स्वंते पाबो को। ठीक है, विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोजों के लिए मिला है। ठीक है, उसके भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है 3 लोगों को मिला है, एलियन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जिलिंगलर को मिला हुआ है। उसके बाद जो रसायन का नोबेल पुरस्कार है 3 लोगों को मिला है। ठीक है, कैरोलिन आर को मिला है, फिर मॉर्टन मेनेडेल को मिला है, फिर के वेरी शार्पलेस को मिला हुआ है रसायन का। ठीक, उसके बाद देखिए शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो एक व्यक्ति सहित 2 संस्थाओं को मिला है। तो मानवाधिकार, बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता है एलेसेस बियालेस्की, इनको मिला हुआ है व्यक्ति के तौर पर। और रूस और यूक्रेन का जो मानवाधिकार संगठन है, रूस का संगठन है मेमोरियल और यूक्रेन का है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इनको भी जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक, इसके अलावा आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जो है वो 3 लोगों को मिला है। देखिए, बेन एस बर्नैन को मिला, फिर डगलस डायमंड को मिला, फिर फिलिप डाइविक को मिला। ठीक है, तो इतना हो गया भाई 10 से लेकर के 16 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, इसका जो है पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है, आपको
डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड कीजिए और स्टडी मटेरियल में जाकर के इसका PDF ले लीजिएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।